नमस्कार। 2020 में गलवान घाटी में जो हुआ, उसके बाद तो ऐसा लगा था कि भारत और चीन के रिश्ते एक गहरी बर्फ में जम गए हैं। बिल्कुल, बातचीत के लगभग सारे दरवाजे बंद से हो गए थे। लेकिन राजनीति में जो दिखता है, अक्सर वो पूरा सच नहीं होता। अब पर्दे के पीछे कुछ ऐसा हो रहा है जो काफी हैरान करने वाला है। आप चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के उस डेलीगेशन की बात कर रही हैं जो दिल्ली में है? हाँ, और वो सिर्फ सरकार से नहीं मिल रहे, बल्कि सीधे आरएसएस के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। ये वाकई एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। एक तरफ सीमा पर तनाव बना हुआ है और दूसरी तरफ बंद दरवाजों के पीछे ये मुलाकातें। बिल्कुल। तो आज की इस चर्चा में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इस जमी हुई बर्फ के नीचे आखिर कौन सी धारा बह रही है। हमारे पास इस पर कई न्यूज रिपोर्ट्स और आर्टिकल्स हैं। और इन्हीं के आधार पर हम ये देखेंगे कि इन मुलाकातों के असली मायने क्या हो सकते हैं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ये कौन लोग हैं जो चीन से आए हैं और दिल्ली में इनकी मुलाकातें आखिर किससे हो रही हैं? तो चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है सीपीसी, उनका एक खास विभाग है इंटरनेशनल लाइजन डिपार्टमेंट। अच्छा। उसी का एक 6 सदस्यों का डेलीगेशन दिल्ली आया है और इसे लीड कर रही हैं वाइस मिनिस्टर सुन हयान। इंटरनेशनल लायजन डिपार्टमेंट ये चीन के विदेश मंत्रालय से अलग है ना? हाँ, ये बहुत अलग है। देखिए, विदेश मंत्रालय का काम होता है सरकारों से डील करना, पर ये जो डिपार्टमेंट है इसका काम है दुनिया भर की पॉलिटिकल पार्टियों से सीधे संबंध बनाना, चाहे वो सत्ता में हो या विपक्ष में। बिल्कुल। ये डिप्लोमेसी से ज्यादा पॉलिटिकल नेटवर्किंग का काम करते हैं। तो इनका आना ही अपने आप में एक राजनीतिक संकेत है, सिर्फ एक राजनयिक नहीं। मतलब चीन भारत के पॉलिटिकल पावर स्ट्रक्चर को सीधे समझना चाहता है। सही। तो इस डेलीगेशन ने दिल्ली में 2 बड़ी बैठकें की। पहली तो सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के साथ। जी, सोमवार को ये डेलीगेशन बीजेपी मुख्यालय गया था। वहां उनकी मुलाकात पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह और जो विदेश मामलों के सेल के हेड हैं विजय चौथाई वाले, उनसे हुई। ये एक तरह से पार्टी टू पार्टी एंगेजमेंट हुआ जो कुछ सालों से रुका हुआ था। हाँ, बिल्कुल। बीजेपी से मिलना तो फिर भी समझ में आता है, वो सरकार में है जी। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा चौंका रही है वो है आरएसएस के साथ उनकी मुलाकात। और यही इस विजिट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक कम्युनिस्ट पार्टी और एक राष्ट्रवादी संगठन, ये तो मतलब 2 बिल्कुल अलग ध्रुव हैं। बिल्कुल। मंगलवार को यही डेलीगेशन आरएसएस के दिल्ली स्थित मुख्यालय केशव कुंज गया। अच्छा। वहां उनकी करीब 1 घंटे तक संघ के टॉप लीडर्स से बातचीत हुई और उन्हें रिसीव किया संघ के महासचिव दत्तात्रेय होसबले, जो संगठन में नंबर 2 की हैसियत रखते हैं। और ये मुलाकात आरएसएस के नए मुख्यालय केशव कुंज में हुई है। ये कोई मामूली जगह नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने पढ़ा है कि ये एक विशाल आधुनिक परिसर है। करीब 5 लाख वर्ग फुट का बिल्ट-अप एरिया, 300 आवासीय कमरे। ये तो अपने आप में एक स्टेटमेंट है। सही बात है। और देखिए, जगह का चुनाव भी एक संदेश होता है। पुराने छोटे दफ्तर की जगह इस नए भव्य मुख्यालय में मिलना, ये चीन की तरफ से आरएसएस की संस्थागत ताकत को एक तरह की मान्यता देना है। एक तरह से। हाँ, आरएसएस के सूत्रों का तो यही कहना है कि ये एक शिष्टाचार मुलाकात थी जो सीपीसी के कहने पर हुई। और आरएसएस कह रहा है कि वे अपने शताब्दी वर्ष में समाज के हर वर्ग से संवाद कर रहे हैं। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि ये सब अभी क्यों हो रहा है? गलवान के 4 साल बाद अचानक से ये बर्फ कैसे पिघलने लगी? देखिए, ये उतना अचानक नहीं है जितना लग रहा है। अच्छा। इसकी नींव पिछले साल अक्टूबर में ही रख दी गई थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच एक द्विपक्षीय बातचीत हुई थी। हाँ, गलवान के बाद ये उनकी पहली प्रॉपर 1-on-1 मीटिंग थी। बिल्कुल। और उसी मीटिंग के बाद से दोनों देशों के बीच धीरे धीरे छोटे छोटे विश्वास बहाली के कदम उठाए जा रहे हैं। जैसे कि क्या है वो कदम? कई हैं। सबसे बड़ा तो ये है कि एलएसी पर जो तनाव वाले पॉइंट्स थे, वहां से सैनिकों को पीछे हटाने पर कुछ सहमति बनी है। ओके। इसके अलावा जो सीधी उड़ानें बंद हो गई थीं, वे फिर से शुरू हो गई हैं। और कैलाश मानसरोवर यात्रा भी, वो तो एक बहुत बड़ा भावनात्मक और धार्मिक मुद्दा है। जी, उसे भी फिर से खोल दिया गया है। और व्यापार के मोर्चे पर भी कुछ हुआ है। आप उन रेयर अर्थ एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। चीन ने भारतीय कंपनियों को रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए एक्सपोर्ट लाइसेंस देना फिर से शुरू कर दिया है। ये वो मिनरल्स हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर डिफेंस इक्विपमेंट तक, मतलब हर चीज में इस्तेमाल होते हैं। तो इन सब कदमों से साफ है कि पर्दे के पीछे बातचीत काफी समय से चल रही थी। हाँ, ये मुलाकातें उसी प्रक्रिया का एक नतीजा है। तो क्या ये पहली बार है कि सीबीसी चीन का कोई प्रतिनिधि आरएसएस से मिल रहा है? नहीं,
पहले भी संपर्क हुए हैं, लेकिन उनमें और इसमें बहुत बड़ा फर्क है। क्या फर्क है? देखिए, 2009 में बीजेपी और आरएसएस के कुछ नेता बीजिंग गए थे। फिर 2014 में जब बीजेपी सत्ता में आई तो चीनी दूतावास का एक डेलीगेशन आरएसएस के कुछ पदाधिकारियों से मिला था। लेकिन तब बीजेपी नई सत्ता में आई थी और चीन एक तरह से बस पानी का तापमान माप रहा था। ये समझने की कोशिश कर रहा था कि ये नया पावर सेंटर क्या है। और अब क्या बदला है? अब 10 साल बाद सीपीसी का एक आधिकारिक विभाग जो खास तौर पर पॉलिटिकल पार्टियों से ही डील करता है, वो खुद आरएसएस के मुख्यालय आ रहा है। इसका मतलब चीन अब आरएसएस को सिर्फ एक वैचारिक संगठन या बीजेपी का मेंटर नहीं मान रहा। बिल्कुल, वो उसे भारत का एक स्थायी और संस्थागत पावर सेंटर मानकर चल रहा है। और सबसे बड़ी बात, ये गलवान के बाद पहली ऐसी हाई लेवल पॉलिटिकल बातचीत है। तो ये सिर्फ एक और मुलाकात नहीं है? नहीं, ये एक जमे हुए रिश्ते को पिघलाने की एक सोची समझी रणनीतिक कोशिश है। जाहिर है, दिल्ली में जब इतनी बड़ी राजनीतिक हलचल हो तो उसकी गूंज तो सुनाई देगी ही। विपक्ष इस पूरी मुलाकात को किस नजर से देख रहा है? विपक्ष, खासकर कांग्रेस पार्टी ने इन बैठकों पर बहुत तीखे सवाल उठाए। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने तो इसे बीजेपी का पाखंड, दोहरापन और धोखा तक कह दिया है। उनका मुख्य तर्क क्या है? उनका मुख्य आरोप ये है कि कुछ साल पहले जब कांग्रेस और सीपीसी के बीच एक एमओयू की बात सामने आई थी तो बीजेपी ने उस पर राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करने का आरोप लगाया था। हाँ, मुझे याद है, काफी हंगामा हुआ था। अब कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी खुद वही काम कर रही है, और वो भी तब जब सीमा पर हालात सामान्य नहीं है। वो इसे बीजेपी के दोहरे मापदंड के तौर पर पेश कर रही हैं। और जहां तक मुझे पता है, उन्होंने मुलाकातों की टाइमिंग पर भी सवाल उठाया है। हाँ, और ये एक बहुत दिलचस्प पॉइंट है। कांग्रेस का कहना है कि ये बैठक ठीक तब हो रही है जब चीन ने कुछ ही घंटे पहले जम्मू कश्मीर की शक्सगाम घाटी पर अपना दावा फिर से जताया है। कमाल की टाइमिंग है। मतलब एक हाथ से दोस्ती का दिखावा और दूसरे हाथ से विपक्ष तो इसे ऐसे ही देख रहा है। वो इसे एक विरोधाभास के रूप में पेश कर रहे हैं कि एक तरफ चीन भारतीय क्षेत्र पर दावा कर रहा है और दूसरी तरफ दिल्ली में उसके प्रतिनिधि मंडल का रेड कारपेट स्वागत हो रहा है। और गलवान का मुद्दा भी उठाया गया है। बिल्कुल, गलवान में शहीद हुए 20 भारतीय सैनिकों का मुद्दा उन्होंने फिर से उठाया है। उनका तर्क है कि उन कुर्बानियों को नजरअंदाज करके ऐसी मुलाकातें कैसे हो सकती हैं। और सीमा पर चीन जो लगातार निर्माण कार्य कर रहा है, उसका भी जिक्र हुआ है। हाँ, कांग्रेस का आरोप है कि चीन एलएसी के पास लगातार नए गांव बसा रहा है, जगहों के नाम बदल रहा है और बड़े पैमाने पर सैन्य बुनियादी ढांचा बना रहा है। उनका कहना है कि चीन की इन हरकतों पर चुप रहकर उससे बातचीत करना एक तरह से चीन को मिक्स्ड सिग्नल देता है। सही, ये चीन को ये महसूस करा सकता है कि वो आक्रामकता दिखाकर भी भारत से डिप्लोमैटिक एंगेजमेंट कर सकता है। एक और मुद्दा जो उठाया गया है वो है आरएसएस की भूमिका को लेकर कि एक गैर सरकारी संगठन का विदेश नीति में क्या काम। जी, ये एक स्ट्रक्चरल सवाल है। कांग्रेस ने इस बात पर चिंता जताई है कि आरएसएस जैसा एक नॉन स्टेट प्लेयर देश की विदेश नीति को कैसे प्रभावित कर सकता है। उनका तर्क है कि डिप्लोमेसी और फॉरेन पॉलिसी सरकार का काम है। बिल्कुल, जब आप एक ऐसे संगठन को इसमें शामिल करते हैं जिसकी कोई संवैधानिक जवाबदेही नहीं है, तो आप एक खतरनाक मिसाल कायम करते हैं। यहाँ ये साफ कर देना जरूरी है कि हम सिर्फ उन आरोपों और तर्कों को सामने रख रहे हैं जो हमारे स्रोतों के मुताबिक विपक्ष द्वारा लगाए गए हैं। हमारा काम किसी का पक्ष लेना नहीं है। बिल्कुल, और ये एक बड़ी राजनीतिक बहस का हिस्सा है जहां एक पक्ष इसे कूटनीतिक पहल के रूप में देख रहा है, वहीं दूसरा पक्ष इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और सिद्धांतों से समझौता बता रहा है। तो चलिए अब बड़ी तस्वीर को देखते हैं। अगर हम इसे भारत की आंतरिक राजनीति से निकालकर वैश्विक मंच पर रखें तो इन मुलाकातों का क्या मतलब निकलता है? यहाँ 2-3 बड़े एंगल्स हैं। पहला तो है अमेरिका। अच्छा। पिछले कुछ समय से भारत और अमेरिका के संबंधों में खासकर ट्रेड को लेकर कुछ तनाव चल रहा है। वॉशिंगटन ने कुछ भारतीय सामानों पर हाई टैरिफ लगाए हैं। तो ऐसे में चीन के साथ संवाद को एक तरह से संतुलन साधने की कोशिश के तौर पर देखा जा सकता है। हाँ, एक तरह का जियोपॉलिटिकल बैलेंसिंग एक्ट। लेकिन क्या ये एक जोखिम भरा खेल नहीं है? मतलब अमेरिका के साथ छोटे मोटे व्यापारिक मतभेदों के लिए उस चीन के साथ नजदीकी बढ़ाना जो सीमा पर लगातार आक्रामक है। ये एक बहुत वैलिड सवाल है, लेकिन इसे दूसरे नजरिए से भी देखा जा सकता है। ये सिर्फ अमेरिका को ये दिखाना नहीं है
कि भारत के पास विकल्प है, ये एक बहुत सूक्ष्म संकेत है। कैसा संकेत है? जब चीन आरएसएस जैसी वैचारिक संस्था से मिलता है तो वो भारत के राजनीतिक पावर स्ट्रक्चर की गहराई को समझने की कोशिश कर रहा है। ये अमेरिका को भी संकेत देता है कि भारत की विदेश नीति अब साधारण गठबंधनों से बढ़कर अपनी शर्तों पर चल रही है। और दूसरा एंगल आपने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का बताया था। हाँ, भारत जल्द ही इसकी मेजबानी करने वाला है। चीन शायद ये भांप रहा है कि भारत ब्रिक्स को पश्चिमी गुट यानी G7 के खिलाफ एक मंच बनाने में हिचकिचा रहा है। भारत ब्रिक्स को एक आर्थिक समूह के तौर पर देखता है, न कि एक एंटी वेस्ट अलायंस। सही। तो आरएसएस से मिलकर चीन सीधे भारत की वैचारिक जड़ तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है ताकि वो भारत के लॉन्ग टर्म इरादों को बेहतर ढंग से समझ सके। और तीसरा और शायद सबसे अहम पहलू, मिलिट्री एंगल। जमीन पर असलियत क्या है? जमीन पर असलियत ये है कि हालात अभी भी नाजुक हैं। भारतीय सेना प्रमुख ने हाल ही में कहा है कि चीन के साथ स्थिति स्थिर है, लेकिन निरंतर निगरानी की आवश्यकता है। इस बयान का मतलब समझना बहुत जरूरी है। स्थिर का मतलब शांत नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है कि अभी कोई बड़ी झड़प नहीं हो रही है, लेकिन दोनों तरफ से सेनाएं पूरी तरह से तैयार हैं और खतरा टला नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बातचीत हो रही है, ये पूरी तरह से भरोसे पे आधारित नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक सतर्क संवाद है। ये तनाव कम करने और बातचीत के रास्ते खुले रखने की एक कोशिश है, ताकि कोई छोटी मोटी घटना किसी बड़े संघर्ष में न बदल जाए। तो आज की चर्चा से ये साफ है कि चीन की तरफ से ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सोची समझी राजनयिक पहल है। हाँ, ये गलवान के बाद रिश्तों में एक नई शुरुआत का संकेत तो है। लेकिन सीमा विवाद जैसे गहरे मुद्दे और देश के भीतर इस पर हो रहा राजनीतिक विरोध, ये सब अभी भी अपनी जगह पर कायम है। ये एक जटिल और बहुस्तरीय प्रक्रिया है। इसके असली नतीजे तो आने वाले समय में ही साफ होंगे। अंत में सोचने के लिए एक विचार ये है, हमारे स्रोत हमें दिखाते हैं कि दो शक्तिशाली और वैचारिक रूप से बिल्कुल अलग संगठन, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी जो मार्क्सवाद लेनिनवाद पर आधारित है, और आरएसएस जो एक हिंदू राष्ट्रवादी संगठन है, ये दोनों आपस में संवाद कर रहे हैं। दुनिया के दो सबसे ज्यादा आबादी वाले देशों पर उनके गहरे प्रभाव को देखते हुए हमें ये सोचना चाहिए कि तात्कालिक राजनयिक सुधारों से परे इस तरह का एक संवाद चैनल बनाने के दीर्घकालिक और शायद अघोषित लक्ष्य क्या हो सकते हैं। क्या ये सिर्फ भू राजनीति है या दो अलग अलग सभ्यताओं के पावर सेंटर्स के बीच भविष्य को आकार देने की एक बड़ी कोशिश?